चलिए भाई, तो रविशंकर प्रसाद जी तक हम लोगों ने देख लिए थे, डिस्कशन कर लिए थे सारे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर एक बार रिवीजन सर बनती है, एक बार रिवीजन बिल्कुल बनती है ना भाई, उसमें कोई बात है, घर की बात है। अपने प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी। समझ में आई बात? प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनके और कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, यानी प्राइम मिनिस्टर तो वो है, उसके साथ साथ ऑटोमिक स्पेस, समझ में आई बात, और पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट वो उनके पास है। अच्छा एक पॉइंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या, ध्यान से देखना, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। मतलब कोई स्पेसिफिक पोर्टफोलियो, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, कोई स्पेसिफिक मिनिस्टर को जो एलोकेट नहीं किया गया है, वो भी किसके अंडर में आएगा? नरेंद्र मोदी जी के। समझ में आई बात? तो ये भी एक बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजनाथ सिंह जी हमारे काय के मिनिस्टर है भाई साहब, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। होम अफेयर्स अमित शाह। नितिन गडकरी जी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बेसिकली, और एमएसएमई डिपार्टमेंट में उनके पास है। उसके बाद अगर मैं सदानंद गौड़ा जी की बात करूं, सदानंद गौड़ा जी इज केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर्स। हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी मैम फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर है। रामविलास पासवान जी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नरेंद्र सिंह तोमर जी एग्रीकल्चर वेलफेयर, इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। लॉ जस्टिस आईटी, इसके में कौन है? कम्युनिकेशन के रविशंकर प्रसाद जी। देखो मैं कंटिन्यू मिनिस्टर्स की लिस्ट नहीं दोहराऊंगा, मैं अब थोड़ा सा पहले आगे बढ़ूंगा, है ना। मैं बोला आपको एकदम से इतना ऐसा पढ़ लेंगे तो मजा नहीं आएगी। सिर्फ मिनिस्टर के नाम पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर क्या है, सिर्फ मिनिस्टर के नाम रीड कर रहे हो आप, मजा नहीं आई। हम थोड़ा सा पहले आगे बढ़ेंगे, फिर हम फिर से लेक्चर के लास्ट में वो डिस्कशन करेंगे। तो मिनिस्टर्स के ऊपर फिर से हम आएंगे। इतना एक पॉइंट देख लो कि टोटल कैबिनेट मिनिस्टर्स अगर मैं बात करूं तो टोटल कैबिनेट मिनिस्टर्स आर 24। कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स है? टोटल 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स है। समझ में आई बात? और उसके अंदर स्टेट मिनिस्टर्स जो है, जो इंडिपेंडेंट चार्ज है जिनके पास, समझ में आई बात, वो 9 है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है नॉट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, वो कितने हैं? टोटल 30। टोटल कितने? 30। वापस से फास्ट, कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने? 24। समझ में? इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कितने? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कितने सर? 9। और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर मैं बात कर रहा हूं, जूनियर मिनिस्टर जिसको हम बोलते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, वो है 30। खैर आते हैं वो दूसरे पॉइंट पे, आपको डिस्कशन करते हैं जो मैटर्स कुछ आए, बाद में फिर हम लोग जाते जाते हमारे मिनिस्टर्स के नाम को क्या करेंगे? रिमाइंड करेंगे। देखो कुछ और अपडेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कुछ न्यू गवर्नर्स जो है वो क्या किए गए? अपॉइंट किए गए। अच्छा एक चीज बताओ गवर्नर्स के पहले मैं आपको, गवर्नर्स के बारे में जो बाकी वो आप तो पढ़ ही रहे हो डिटेलिंग, लेकिन एक शॉर्ट एक चीज बताता हूँ। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी स्टेट है, उनके स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो कभी भी वो पर्टिकुलर कास्ट के नहीं होते हैं, बेसिकली वो स्टेट के नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र के, है ना, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो महाराष्ट्र के नहीं होंगे, वो मतलब एज इन महाराष्ट्रियन नहीं होंगे। समझ में आई बात? वो दूसरे स्टेट से क्या करते होंगे? बिलोंग करते होंगे। तो भगत सिंह कोश्यारी जी जो है वो महाराष्ट्रियन नहीं है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग नहीं करते। वैसे ही सेम हर स्टेट का रहता है। तो यानी जो राजस्थान के नहीं है वही वहां के क्या बनेंगे? कलराज मिश्र जी। समझ में आई बात? मिश्रा जी वो क्या अपॉइंट हुए? गवर्नर अपॉइंट हुए। तो एक छोटा सा बस बता दिया, ऐसे कुछ काम का नहीं है, यानी वो पर्टिकुलर स्टेट का वो बंदा नहीं हो सकता है। तो कुछ न्यू गवर्नर्स है जो अलग अलग स्टेट्स की क्या हुए हैं? अपॉइंट हुए एज ऑन 1 सितंबर 2019। कौन कौन लोग है भाई साहब? वो है ना जो बड़ी बड़ी मतलब हस्तियां होती है उनको ही एज ए गवर्नर बोल के क्या किया जाता है? अपॉइंट करा जाता है। अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तमिल साई जी जो है उनको क्या करा गया? वहां का गवर्नर अपॉइंट करा गया। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो कलराज मिश्र जी जो है ना, उनको अपॉइंट किया गया। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो बंदारू, स्पेलिंग बोलने में, नाम बोलने में कुछ गड़बड़ हुई तो संभाल लेना, दत्ताचार्य जी, उनको क्या किया गया? वहां का अपॉइंट किया गया। आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर अपॉइंट किए गए। भगत सिंह कोश्यारी जी महाराष्ट्र के, ये बहुत अभी रिसेंट में इसमें भी रहे थे, न्यूज में भी आए थे, क्योंकि बीच में जब महाराष्ट्र में चल रहा था, देवेंद्र फडणवीस जी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे थे, उद्धव ठाकरे जी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे थे, थोड़े प्रॉब्लम चल रहे थे पॉलिटिकली, कहां पे? हमारे कंट्री में, तो सॉरी महाराष्ट्र में, तब बहुत ज्यादा ये क्या आए थे? न्यूज में आए थे। तो देखो करंट अफेयर्स की बात अगर मैं कर रहा हूं ना, तो आपको सारे गवर्नर्स के नाम नहीं पूछ सकते, इतना ज्यादा वो नहीं बोलेंगे कि बच्चे आपकी मेमोरी चेक नहीं करे कि सारे गवर्नर्स आपको याद होने चाहिए। लेकिन मैं बोलूंगा ना, जैसे ये भगत सिंह कोश्यारी जी जो है, मेरे को लगता है कि इनके बारे में पेपर में क्या करा जा सकता है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंट में इनकी बात बहुत बात हुई थी। देखो हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर थे कलराज मिश्रा जी, वो ट्रांसफर हो गए राजस्थान में।
फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे बंडारू दत्तात्रेय, वो अपॉइंट हुए इन प्लेस ऑफ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। समझ में आ रही बात? वो पहले यूनियन मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर के बाद उनको वहां का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। कल्याण सिंह जी को राजस्थान में रिप्लेस की कलराज मिश्र जी ने। फॉर्मर सिविल, फॉर्मर मतलब पहले के, फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान जो पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनको केरला का क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। उनको केरला का क्या बनाया गया, गवर्नर। फॉर्मर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, whose 5-year tenure came to end, मतलब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो पहले केरला के गवर्नर थे, उनको रिप्लेस किसने किया, आरिफ मोहम्मद खान ने। समझ में आई बात? इनके भी टर्म कितने रहते हैं, यस, इससे एक चीज समझ में आ गई, गवर्नर वगैरह के भी टर्म्स कितने रहते हैं, 5 साल ही गवर्नर्स के क्या रहते हैं, टर्म रहते हैं। इनका कुछ अलग चीज नहीं है कि यहाँ पे भी टर्म जो है वो कितने ईयर्स के रहेंगे, 5 ईयर के। भगत सिंह कोश्यारी जी वाज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। कोश्यारी वुड बी सक्सीडिंग विद्यासागर राव, विद्यासागर राव जी जिनका 5 साल का टर्म क्या हो गया, एंड हो गया रिसेंटली, तो उसकी जगह भगत सिंह कोश्यारी जी को क्या किया गया, वहां का गवर्नर बनाया गया। नहीं, खैर कुछ बातें थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैटर्स में डिस्कस करता हूं आपके साथ, जो कमिटीज बनाई जाती है कुछ, अभी रिसेंट में ही कुछ कमिटीज बनाई गई। समझ में आई बात? और वो कमिटीज के बारे में एक एक करके वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। समझ में आई बात? पेपर में इनमें से कुछ भी रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करते रहता हूं। ये सबसे पहली कमिटी अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूट की गई रिव्यू फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। डिफेंस प्रोक्योरमेंट मतलब डिफेंस के जो सामान आते हैं, डिफेंस के जो चीजें लेके आते हैं, जो हमारे राजनाथ सिंह जी संभालते हैं। समझ में आई बात? तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड एक कमिटी क्या करेगी, फॉर्म करेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीएसआर दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में भी डिस्कशन करना है, उससे रिलेटेड कमिटी बनाई गई। हाई पावर्ड कमिटी बनाई गई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर का नक्शा बदलने के लिए, समझ में आई गई, एक कमिटी क्या करेगी, बनाई गई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर के मैटर्स को रिलेट करने के लिए वहां की एसेट, वहां की लायबिलिटीज है ना, जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंट में ही आपको पता है जम्मू कश्मीर क्या हुआ है, वहां से उसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया एज एक इंडिपेंडेंट स्टेट बोल के। लेह लद्दाख वाला जो मैटर था, वो सारी चीजें वहां की 3 मेंबर कमेटी ने क्या करी, हैंडल करी। खैर वन बाय वन हम क्या करेंगे, कमेटी वाइज डिस्कस करेंगे कि क्यों, कौन सी कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई, किसका क्या काम है, किस तरीके से वो काम करेंगी। कि गाइस हमको पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट में ये चीजें अपडेट्स आई है। करंट अफेयर्स का मतलब है क्या रिसेंट में कंट्री में क्या चल रहा है। और अगर मैं करंट अफेयर्स में पॉलिटिकल अफेयर्स की बात करूं तो पॉलिटिकल मैटर्स में क्या नई चीजें चल रही है, वो सारी चीजें हमको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो वही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ टू रिव्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। द डिफेंस मिनिस्टर, कौन है डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जी, यस वेरी गुड। डिफेंस मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप अ कमिटी, किसने बनाई, राजनाथ सिंह जी ने बनाई। एक कमिटी सेटअप की गई टू रिव्यू द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। अब डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर मतलब मिलिट्री से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स, गन्स, राइफल्स, और समझ में बहुत सारी चीजें जो है आती है, वो सबको लेके आने के लिए एक प्रॉपर, उनको प्रोक्योर करने, उनको खरीदते जो हम लोग, तो उसकी खरीदने के लिए, परचेसिंग के लिए, समझ में एक प्रॉपर क्या बनेगी, एक कमिटी बनाएगी प्रोक्योरमेंट के लिए, उनकी प्रोसीजर है। The committee has been formed under chairmanship of the Director General of Acquisition, Director General DG of Acquisition है, जिनका काम ही है। The aim of committee is to speed up, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, the aim क्या है भाई कमेटी बनाने का। आप बोलोगे सर इनकॉर्पोरेट मतलब खरीदने के लिए कमेटी बनाएगी, हाँ, क्योंकि भाई छोटी मोटी चीजें नहीं, कि क्यों कमेटी बनाएगी, ताकि जो हमारी कंट्री में डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं उसको जल्दी से जल्दी, जो उनकी जरूरत है डिफेंस की, मिलिट्री की, उनकी जल्दी से जल्दी क्या करा जाए, पूरा करा जाए। और वो सारी चीजों को जल्दी से जल्दी हमारी कंट्री में प्रॉपर, है ना, जो रेट है उस रेट में प्रॉपर तरीके से क्या किया गया है, लाया जाए। तो स्पीड अप प्रोक्योरमेंट एंड इनकॉर्पोरेट सुटेबल चेंजेस इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द सेंटर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अच्छा, साथ ही साथ ये लोगों का एक और काम है, यानी कमेटी का, ये हमारी कंट्री, देखो 100% अगर मैं बात करूं पूरी की पूरी हमारी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट है वो हमारा इंडिया पूरी नहीं कर सकता, मतलब सही बात है ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को हम कितना भी बढ़ावा देते हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन हम डिफेंस में पूरा तरीके से ये नहीं बोल सकते कि हम सब कुछ कहां से ही खरीदेंगे, इंडिया से ही खरीदेंगे। माना ना मैंने 100% नहीं हो सकता, 40-50% हो सकता। तो ये कमेटी का काम ही क्या है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं, एज इन जो हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको
सारी चीजें मुहैया करा के देना, उनसे चीजें क्या करना, परचेस करना, समझ में आई बात। यानी जितना हो सके वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। हाँ बाकी हम लोग मेजरली रशिया से खरीदते हैं, समझ में आई बात, यूएस से खरीदते हैं, तो वो तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाए उसके लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट मतलब ही क्या होता है, परचेसिंग करना, लाना, लाया गया। ये कमेटी का काम समझ में आया। वापस से इनका एम क्या है, ये याद रखना, आपको याद ये रखना पड़ेगा, स्पीड अप प्रोक्योरमेंट एंड इनकॉर्पोरेट सुटेबल चेंजेस। प्रोक्योरमेंट को स्पीड अप करना, इसके लिए कमेटी क्या करेगी, बनाई गई। दूसरा, कमेटी रिपोर्ट ऑन सीएसआर। अभी सब सीएसआर क्या होता है, जो बच्चे मतलब फर्स्ट टाइम 12th वगैरह में शायद कॉमर्स में नहीं होंगे तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, या जो नालायक कॉमर्स में होंगे उनको नहीं पता होगा, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। देखो सीएसआर जो होता है दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक अमाउंट हर कंपनी को बोल दिया गया है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको बोल दिया गया है कि तुम्हारा जो भी नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट का 2% तुमको समाज के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्चा करना ही करना है। मतलब तुम्हारे को वो कोई प्रॉफिट मोटिव के इंटेंशन से खर्चा नहीं करना है, तुम्हारे को वो समाज की भलाई के लिए, बिकॉज तुम समाज से चीजें ले रहे हो तो समाज की भलाई के लिए तुमको कुछ खर्चा अपने प्रॉफिट में से करना पड़ेगा। तो अभी तक ये ऑप्शनल था कुछ सालों पहले तक, बट अब कुछ कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने ये क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। तो इसको बोला जाता है कॉर्पोरेट, यानी कॉर्पोरेट बड़े बड़े उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर। समझ में आई बात। तो अब उसके बारे में कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स करती है, खर्चा करती है, तो उसकी रिपोर्ट के लिए भी उसके लिए भी कमेटी बनाई गई। द कमेटी चेयर्ड बाय श्रीनिवासन जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो जो सेक्रेटरी ऑलरेडी कहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, सबमिटेड रिकमेंडेशंस टू द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट। कौन है यूनियन एंड फाइनेंस और कॉर्पोरेट मिनिस्टर, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनने चेयर कर रहे हो कमेटी को, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी अपनी। उनकी रिकमेंडेशंस इंक्लूड मेकिंग सीएसआर। देखो ये दीज आर रिकमेंडेशंस, यानी कमेटी बनाई गई सीएसआर से रिलेटेड चीजों के लिए, सीएसआर मैटर के लिए, है ना। और श्रीनिवासन जी ने उनको क्या किया, हेड किया, और उनने अपनी रिकमेंडेशंस, जो कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है एंड कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, दैट इज कौन, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनको क्या कर दिया, दे दिया। ठीक है। तो द मेन रिकमेंडेशन इंक्लूड, उसमें से कुछ मेन रिकमेंडेशन आपके साथ डिस्कस की गई है। मेकिंग सीएसआर एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टिबल। बहुत बड़ी बात बोल दी है भाई, यानी इससे बहुत बढ़िया बूस्ट मिलेगा कंपनीज को, बहुत बढ़िया फायदा होगा। देखो अभी तक गवर्नमेंट ने क्या करी है ना, सीएसआर से रिलेटेड चीजों के लिए, सीएसआर से रिलेटेड जो चीजें खर्चे हो रहे हैं उसको टैक्स में डिडक्शन वो अलाउड नहीं कर रही है। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि सीएसआर एक्सपेंडिचर को क्या करा जाए, टैक्स डिडक्टिबल करा जाए, यानी टैक्स में उनको उसका बेनिफिट मिले उतने अमाउंट के ऊपर। यानी अगर मान लो मेरी कंपनी 50 लाख रुपए खर्चा कर रही है तो उस 50 लाख रुपए को मैं पीएनएल में डेबिट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू टैक्स। सब इनकम टैक्स पढ़ाएंगे कहां पे, एग्जीक्यूटिव में, बहुत मजा आएगी। अभी इतना समझ लो, वो टैक्स डिडक्टिबल होने का मतलब हो गया कि भाई साहब उसके ऊपर हमारा क्या बचेगा। एक सेकंड गाइस, तो कुछ इशू हो गया था बीच में। हाँ, तो मेकिंग सीएसआर एक्सपेंडिचर को वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको क्या बनाना है, टैक्स डिडक्टिबल बनाना है। क्या बनाना है उसको, टैक्स डिडक्टिबल, है ना। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और साथ ही प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनस्पेंड बैलेंस फॉर 3 to 5 years। अब कैसा होता है ना यार, देखो मान लो, एक शॉर्ट में समझाता हूं मैं, फटाफट में, आपको दिमाग में बैठ जाएगा थोड़ा सा। मान लो मेरा प्रॉफिट है 20 लाख रुपए का, है ना। मेरा प्रॉफिट है कितने का इस बार, 20 लाख रुपए का, या जो भी एक टैक्स का प्रॉफिट। और मान लो मेरा जो ये खर्चा है सीएसआर का, ये थोड़ा सा ज्यादा है, 25 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का। अब तुम बोलोगे सर वो तो प्रॉफिट के हिस्से ही करना पड़ता, तो एक छोटी सी और बीच में दिमाग में डालूंगा चीज कि भाई साहब कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है और टैक्सेशन के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत हाई लेवल की बात बोल दिया मैंने। टैक्सेशन के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है और कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट होता है, ये दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। तो इन दोनों में अच्छा खासा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो मेरा जो टैक्स का प्रॉफिट है मान लो 20 लाख रुपए है, और सीएसआर का जो मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 30 लाख रुपए का हो रहा है, तो यार मेरे को जो बेनिफिट मिलेगा वो 20 लाख रुपए का ही मिलेगा। मेरे को जो बेनिफिट मिलेगा वो कितने का ही मिलेगा, 20 लाख रुपए का ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो 10 लाख बच रहा है, यानी रिकमेंडेशन के वो जो 10 लाख बच रहा है, उसको तुम आगे वाले ईयर्स में भी उसका क्या ले सको, बेनिफिट ले सको। ध्यान दो, मैं बीच में ज्यादा टैक्स नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा उसका समझाना पड़ेगा भी बेसिक, और वो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाता हूँ। तो खैर, तो पॉइंट एक वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात,
क्या बोला मैंने कि सीएसआर की जब भी मैं बात करता हूँ, सीएसआर एक्सपेंडिचर की जब भी मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उसमें पहली रिकमेंडेशन आई कि उसको टैक्स में बेनिफिट मिले, इतना समझ लो, और उसको कैरी फॉरवर्ड करने का भी बेनिफिट मिले, मतलब आगे के साल में भी हम उसका फायदा उठा पाए, कंपनी फायदा उठा पाए, वो बता दिए। Schedule 7 with SDG by adopting SDG plus framework which would additionally include sports per promotion, senior citizens welfare, differently abled person, disaster management, heritage protection। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीजें दी गई है, मैटर्स दिए गए गवर्नमेंट के थ्रू कि आप सीएसआर का पैसा इसकी इन चीजों के ऊपर ही क्या करो, खर्चा करो। तो उसमें ये चीजों को भी इन्वॉल्व करने की बात करी गई है। स्पोर्ट्स प्रमोशंस के लिए भी पैसा खर्चा कर सकते हैं, यानी सीएसआर माना जाएगा उसको। सीनियर सिटीजन के लिए कर सकते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए करने की बात करी गई है। ये सारी बातें। बैलेंसिंग लोकल एरिया प्रेफरेंसेस विथ नेशनल प्रायोरिटीज, introducing impact assessment studies for CSR obligation of 5 crore or more and registration of implementation agencies on MCA portal। देखो कैसा है, अभी तक जो CSR के ऊपर खर्चा हो रहा है बेसिकली जो कंपनीज करती है वो, बट ऑब्वियस सी बात है कि अपने लोकल एरियाज को प्रेफरेंसेस देंगी। मान लो मेरे कंपनी अगर नागपुर में है तो मेरे को वो सीएसआर से रिलेटेड पैसा खर्चा करना है तो मैं कहां पे ही करूंगा, नागपुर में ही करूंगा। लेकिन यार बड़े बड़े कंपनीज के बहुत ज्यादा सीएसआर का क्या होता है, अमाउंट होता है 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। अब वो जो सिटीज में है जहां पे उनका प्लांट सिचुएटेड है या जो सिटी में वो लोग काम कर रहे हैं, वो सिटी में उतने पैसे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि हम सीएसआर के ऊपर उतना ज्यादा पैसा क्या करें, खर्चा करें। तो साथ में इन लोगों ने एक रिकमेंडेशन और दी है कि भाई साहब आप क्या कर दो ना, एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज के मतलब आप एक पोर्टल कुछ एजेंसीज डिजाइन कर दो एमसीए पोर्टल के ऊपर, जो एजेंसीज का काम क्या रहेगा ये रिकमेंड करना कंपनीज को कि आप वो जो सीएसआर का पैसा है वो कहां कहां खर्चा कर सकते हो। यानी वो एजेंसीज का स्पेसिफिक काम रहेगा कि वो कंपनीज को रिकमेंड करेंगी कि आप ये पैसा यहाँ पे कर सकते हो। यानी सिर्फ लोकल एरिया प्रेफरेंस नहीं, उसके साथ साथ नेशनल प्रेफरेंस, नेशनल प्रायोरिटीज को भी क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जाएगा। तो वो पोर्टल पे क्लियर रहेगा कि भाई साहब ये पैसा आप कहाँ खर्चा कर सकते हो ये पर्टिकुलर एरिया में, तो वो एजेंसीज बताएंगी। और साथ में जो कंपनीज को खर्चा करना है वो पैसा यूज करना है सीएसआर का, वो भी वो एमसीए पोर्टल पे क्या रहेंगी, रजिस्टर्ड रहेंगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से प्रॉपर जगह पे क्या होगा, पैसा खर्चा होगा। तो ये बात है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको सिंपल सी एक चीज याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि सीएसआर को टैक्स डिडक्टिबल, उसका टैक्स में बेनिफिट मिले। कुछ एजेंसीज बनाई जाए एमसीए पोर्टल पे जिनका काम क्या रहेगा, जिनका काम रहेगा भाई साहब, वापस से बोल रहा हूं, जिनका काम क्या रहेगा, जिनका काम रहेगा ये बताना कि सीएसआर का पैसा नेशनल प्रायोरिटीज पे कैसे खर्चा करा जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई पावर्ड कमिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हाई पावर्ड कमिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, भाई साहब ये क्या है साहब, हाई पावर्ड कमिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट ने कमिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर बनाई है और जिनका काम है इंडियन एग्रीकल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन करना। यानी आज भी हम वो ट्रैक्टर बोल रहा हूं सॉरी, हम आज भी वो बैलों के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, खेत को जोत रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी आज भी हम वो पुरानी जमाने की टेक्निक्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। न्यू टेक्निक्स को आज भी हमारी कंट्री क्या नहीं कर पा रही, प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर सिस्टम में अडैप्ट नहीं कर पा रही। हम आज भी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है कि सर बारिश होंगी, प्रॉपर सनलाइट मिलेंगी तो ही हमारे क्या होंगी, खेती बाड़ी अच्छी होंगी, फसल अच्छी होंगी। नहीं साहब, आप फॉरेन में जाओ, वहां पे वर्टिकल फार्मिंग तक, मतलब दीवारों पे फार्मिंग कर रहे हो लोग, वहां तक की चीजें आ गई है। समझ में आई बात। तो बेसिकली जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनको हेड बनाया गया उस कमेटी का। समझ में आई बात। 9 मेंबर की कमेटी है, 9 चीफ मिनिस्टर की मेंबर्स की कमेटी है, उनके हेड देवेंद्र फडणवीस जी बने थे और उनका काम यही था बेसिकली कि हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको मॉडर्नाइज करना और साथ ही साथ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वगैरह को बढ़ावा देना ताकि हमारे फार्मर्स को प्रॉपर चीजों की क्या मिल पाए, कीमत मिल पाए। समझ में आई बात। यानी मॉडर्न टेक्निक्स में उसको क्या करना, कन्वर्ट करना। तो ये कमेटी का काम है। Again, next committee is constitution of 3-member committee to look into asset liabilities of JNK. ध्यान से सुनना। A 3-member committee panel has been formed by the union government to oversee implementation of bifurcation of Jammu and Kashmir into 2 union territories। देखो यूनियन टेरिटरीज के 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया जम्मू कश्मीर को। समझ में आई बात। उसके लिए 3 मेंबर्स की क्या बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी। आपने देखे लेह लद्दाख को भी अभी क्या बना दिया गया, लेह लद्दाख तो जो था उसको क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। द 3 मेंबर एडवाइजरी कमेटी विल बी हेडेड बाय द फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी। देखो संजय मित्रा जी जो है भाई साहब, ये मतलब फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी है। सारे जम्मू कश्मीर के मैटर्स इनको पहले से ही बहुत अच्छे से ये वाकिफ है उससे, तो उसको उनका क्या बना दिया गया, हेड। अब आप देखते हो यहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट में ना एक बहुत प्यारी चीज है
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो हेड बनाया जा रहा है वो बेसिकली कोई पॉलिटिशियन का बेटा है या कोई पर्टिकुलर पहचान वाला है, या नहीं यार, यहाँ पे जो हेड है, जो डिजर्विंग पर्सन से हमारे वो लोगों को क्या कराया जा रहा है, बनाया जाता है। एंड मेंबर्स इंक्लूड रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल जी और इंडियन रिटायर्ड सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर गिरिराज प्रसाद। ये 3 लोगों को इस कमेटी में क्या करा गया, लाया गया। समझ में आई बात। और the committee will have to oversee the distribution of asset and liabilities between the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh। मतलब किसके एसेट्स, कौन से एसेट लद्दाख के, कौन से जम्मू एंड कश्मीर के हैं, क्योंकि 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर बनी और एक क्या बनी, लेह और लद्दाख। लद्दाख ले मुंह पे आता है बराबर। द यूनियन टेरिटरी स्टेटस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर। वो सब हो चुका अभी, आपको ही मालूम है। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो सब अलग हो चुकी है। खैर ये बात आ गई, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिव्यू कर लेते इसका। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर कमेटी बनाई गई डिफेंस के इक्विपमेंट लेने के लिए, और साथ ही साथ उसका मेन एम क्या था, स्पीड अप करना किसको, डिफेंस प्रोक्योरमेंट की चीजों को। ऐसा नहीं कि बहुत सालों से आ ही रहा है, हमारे पास अभी भी पुराने आउटडेटेड मशीन गन है, पुराने आउटडेटेड क्या बोलते हैं लड़ने के इक्विपमेंट्स है। नहीं, अभी इसको स्पीड अप करने के लिए कमेटी बनाएगी इसके प्रोक्योरमेंट के लिए। सीएसआर को टैक्स डिडक्टिबल करना, उसकी रिकमेंडेशन आई है। समझ में आई बात। हाई पावर्ड चीफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई गई इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्या बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी, समझ में आई बात, काई के लिए, एसेट और लायबिलिटीज ऑफ जेएंडके को बांटने के लिए बिटवीन द 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज लद्दाख एंड जेएंडके। समझ में आई बात। और इसको हेड करने वाले पर्सन का नाम मैं बोलूंगा, बेटा याद रख लेना, दैट इज डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा जी। समझ में आई बात, संजय मित्रा जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कमिटीज की बात होगी, चारों कमिटीज हमने समझ लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको हम इसके बाद वाले क्लास में, लेक्चर में देखेंगे।